नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे, मोदी सुनेंगे फरियाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा लखनऊ से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही सुनते हैं। इसका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण तथा इनके जीवन सुधार में पूरे सही से नहीं होना काफी चिंताजनक बात है। ये कांग्रेसी कृत्य है, ये तो कभी कांग्रेस जमाने में होता था। ये कांग्रेसी कृत्य है, ये चलती हुई नजर आ रही है। भाजपा व और जो रीजनल पार्टियों की सरकारें हैं वो भी चलती हुई नजर आ रही है, जो बड़े दुख की बात है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस व सपा सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना यूपी में शुरू की थी, तो इसको कांग्रेस और सपा की सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास, ग्राम विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण अब गरीब ग्रामीण परिवारों का अपेक्षित समग्र विकास प्रभावित है। जबकि बीएसपी की सरकार ने इस योजना को भरपूर धन देकर गांवों को 17 बुनियादी सुविधाओं से जोड़कर यहाँ लोगों के जीवन में काफी सुधार लाया था। ये बात सर्वविदित है। लेकिन अब आम चर्चा के मुताबिक अधिकांश सरकारों पर लोगों को बसाने से ज़्यादा लोगों के घर उजाड़ने के ज़्यादा आरोप हर जगह लग रहे हैं। ये भी आम चर्चा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भिखारियों की फौज बताने से इन करोड़ गरीब अपेक्षितों के प्रति इनकी हीन, संकीर्ण एवं जातिवादी सोच ज़्यादा प्रदर्शित होती है, जो ये गंभीर विषय भी है। क्योंकि सरकार द्वारा पहले अपनी गलत नीतियों में कार्यकलापों आदि से इन नागरिकों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की गुलाम व लाचार जिंदगी में बांधना और फिर सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें कुछ राहत देकर अपमानित करना, ये अति शर्मनाक है। मतलब मामूली सा राहत देकर। उससे भी दुखद बात यह है कि दलित, शोषित, पीड़ित गरीबों को थोड़ा सा अनाज देकर इनका वोट लेकर सरकार बनाना और सरकार बन जाने पर इनको भिखारियों की फौज बताकर इनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान को जबरदस्त ठेस पहुंचाने वाली खुली गरीब विरोधी जातिवादी राजनीति करना ये ठीक नहीं है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। ये विषय हालांकि मीडिया में तो काफ़ी चर्चा में रहा है, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लेना उचित नहीं समझा, जो ये भी चिंता की बात है। इसके साथ ही यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा सरकारों द्वारा कानून व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके धर्म विशेष के नागरिकों व उनके धार्मिक स्थलों आदि को जो टारगेट किया जा रहा है, वह संविधान की मान मर्यादा व उसके धर्म निरपेक्षता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध
वास्तव में देश के विकास को बाधित करने वाला कदम है। और अब मेरा यही कहना है, केंद्र व यूपी सहित सभी राज्य सरकारों को अपनी संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, जातिवादी व सांप्रदायिकता आदि के कृत्यों से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि इससे देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अन्य मेहनतकश नागरिकों का हित व कल्याण नहीं हो पा रहा है, और जिससे वास्तव में देश हित भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकारों की नियत, नीति व अमल में भी सब जनहिताय व सब जन सुखाय जैसा सही संविधानिक जनहितैषी बदलाव होना जरूरी है। संक्षेप में अब हमारी पार्टी का यही कहना है कि हर वर्ष केंद्र व राज्यों के बजट में देश, प्रदेश व जनहित की जो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, और आपको मालूम है इस समय बजट का दौर चल रहा है पूरे देश में। राज्यों की सरकारें अपना बजट रख रही हैं, केंद्र की सरकार ने भी बजट रखा, चर्चा भी अब इस पर होगी। लेकिन इन्होंने हर साल केंद्र और राज्यों की सरकारें अपने बजट में देश, प्रदेश व जनहित की, केंद्र की सरकार देश की जनहित की और राज्यों की सरकारें प्रदेश व जनहित की तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन उन पर 50% भी सही से अमल नहीं किया जाता है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आए दिन किसी न किसी राज्य का बजट आ रहा है, भी छोटी बातें करते हैं, यूपी में भी कही गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे देवभूमि के दंगल में गैरसैंण से उठी आवाज की। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड किसी परिचय की मोहताज नहीं है। देवभूमि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तप भूमि भी रहा है। इस वजह से उत्तराखंड मोदी के प्रिय प्रदेशों में भी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री देवभूमि की प्रशंसा करते कभी नहीं थकते, और कोई मौका अगर देवभूमि में आने का उनका बन गया तो वो तय है कि मोदी आएंगे ही। हालांकि मोदी का उत्तरकाशी जिले का मुखबा में दौरा 27 फरवरी को ही प्रस्तावित था, लेकिन मौसम के हाई अलर्ट की वजह से प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए। अब प्रधानमंत्री 6 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम के हिसाब से देवभूमि पधारे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम पहले से ही तय है। पिछले 6 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी जनपद के दौरे पर रहे, जहां वो पहले मां गंगा के शीतकालीन गद्दे स्थल मुखबा में दर्शन व पूजा अर्चना की, फिर हर्षल में सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए। साथ ही हर्षल में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए धामी सरकार के कामों की जमकर प्रशंसा भी की। ये दौरा उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में विधानसभा में पहाड़ियों पर दिए गए बयान को लेकर विपक्षी दलों के साथ लोक गायक व संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी भी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने के विरोध में 6 मार्च को ही गैरसैंण में महारैली करने का फैसला ले चुके हैं, और साथ ही बड़ी संख्या में गैरसैंण चलो महारैली का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री तक इस आंदोलन की आवाज पहुंच सके। आज इसी पर होगी चर्चा। कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी। प्रधानमंत्री जी का मां गंगा के मायके मुखवा एवं सीमांत क्षेत्र हर्षिल घाटी में आने पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से
आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के इतिहास में आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पुण्य कदम उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम अनुराग और अनन्य स्नेह का ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, अगर प्रधानमंत्री कोई और भी हो तो अगर उनका कहीं भी विजिट होता है किसी भी प्रदेश में तो डेफिनेटली पूरा नेशनल मीडिया पीछे पीछे चलता है और जन जन तक उनकी कही हुई बातें और उनके जहां उन्होंने विजिट किया है वो स्थान जो है लाइमलाइट में आता है। तो ये तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है कि देश के मुखिया हैं, वो आएंगे तो डेफिनेटली ब्रांडिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के हित में क्या फैसले लिए जाते हैं। 19 फरवरी थी पहली डेट, फिर 27 फरवरी चली गई, फिर अब 6 मार्च की बात हो रही है। तो ये भेड़िया आया वाली कहावत को चरितार्थ ना कर दे और कहीं ना कहीं डेंट पीएमओ और सीएमओ को ना पहुंचे। इसलिए जरूरी है कि पूरा होमवर्क करके एक तिथि घोषित की जाए जिसमें प्रधानमंत्री के आने की घोषणा जन जन तक पहुंचाई जाए और ऐसा ना हो कि हर बार जो है जनता मायूस है। क्या प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड का दौरा जो है उसको मैं ये कह सकता हूँ कि हम उस दौरे का अभिनंदन स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि हमारे इस प्रदेश की जो शीतकालीन यात्रा है उसको कैसे वो और आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने पूरे देश के जो पर्यटक हैं उनका आह्वान किया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड आएँ। और जिस तरह से उनका आज का दौरा है और उस दौरे को ले करके जिस तरह से उन्होंने आज एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि घाम तापो योजना, उन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड के में आओ और घाम यानी धूप का आनंद लो। तो हमारे को एक दिल को छूने वाली बात जो आज प्रधानमंत्री ने की है वो वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंडियों के लिए गर्व का विषय है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा जो पहाड़ी समुदाय को गाड़ी देने का काम किया, लगातार उस दिन से सरकार जनता स्वर्गत पर आंदोलित है और आज इसी परिप्रेक्ष्य में पहाड़ी स्वाभिमान रैली का आयोजन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में किया गया। इसमें बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, व्यापारी, नौजवान साथी, पूर्व सैनिक कर्मचारी बंधु तमाम लोग यहाँ पर आए थे और इस रैली के माध्यम से हम उत्तराखंड की सरकार को चेताना चाहते हैं, यदि उत्तराखंड की सरकार ने अति शीघ्र दोषी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो ये पहाड़ी समुदाय मंत्री को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। और केवल मंत्री ही नहीं अपितु विधानसभा अध्यक्षा जी और प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ईश्वर धामी जी, आपसे भी हम कहना चाहते हैं क्योंकि आप लोग भी बराबर के दोषी हैं, इसलिए आप भी पहाड़ी समुदाय से माफी मांगने का काम करें, तब जाकर ही आंदोलन हम लोग अपना समाप्त करें। इस पहाड़ के कुमाऊं और गढ़वाल के आंदोलन में इस गैरसैंण की भूमि उसकी साक्षी रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज पहाड़ी स्वाभिमान रैली के अवसर पर तमाम क्षेत्रों से, पहाड़ी अंचलों से आए हुए तमाम पहाड़ी लोगों ने आज एक स्वर से उत्तराखंड सरकार से आह्वान किया, उन्हें चेताया कि अगर यदि उस मंत्री को अगर जब मैं संघ में था तो यहाँ की तमाम समस्याओं को लेकर के हमने आंदोलन किया और उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड का जो हमारा अपमान हुआ है पहाड़ का उसको नहीं सहेंगे। तमाम लोगों ने एकजुटता के साथ, एकता के साथ आज पहाड़ियों ने अपना हल्ला बोला है और सरकार को आगाह किया है, चेताया है कि तत्काल ऐसे गालीबाज मंत्री को आप बर्खास्त करें और आगे से इस तरह के कृत्य उत्तराखंड में दोबारा न हो। वाली बात है कि मोदी के नाम से सरकार बनी है। स्वयं मोदी जी ने ये कहा है कि यहाँ का कोई विधायक हो वो मुझको देखकर वोट दिया जाए। ऐसे में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोदी जी ने जो वादे किए थे वो वादे धरातल पर किस हद तक झूठे साबित हुए, अब जनता इस बात को समझ रही है। दूसरी ओर प्रेमचंद अग्रवाल जो पर्वतीय मूल के क्षेत्र ऋषिकेश में पर्वतीय मूल के लोगों के वोट से चुनाव जीतकर मंत्री बने, उनके द्वारा लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में सरेआम
पहाड़ियों को गाली दी गई, जिससे पूरे उत्तराखंड में विरोध है। और राज्य सरकार जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल के आगे नतमस्तक और पंगु बनी है, इससे पता चलता है कि उत्तराखंड की जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। इसीलिए उनके खिलाफ आज विरोध है। इसे विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य की जनता का अपमान किया, तो उससे राज्य की जनता में स्वाभाविक आक्रोश और जगह जगह जो है सरकार का विरोध हो रहा है, मंत्री का विरोध हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में आए थे, तो उस दौरान भी ये विरोध प्रदर्शन नहीं रुके हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तत्काल इन विरोध प्रदर्शनों को गंभीरता से लेना चाहिए और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है इस प्रकार के अभद्र मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। वैसे तो सरकार में जितने भी मंत्री हैं उन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं, उसके बावजूद भी सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है। नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन अपने घर में जो यहाँ पर तूफान चल रहा है उस तूफान से उन्होंने आंखें बंद की हुई है। ये निश्चित तौर पर राज्य की अनदेखी है, राज्य की जनता का अपमान है। देखते हैं भाजपा कब इस पर कड़े कदम उठाती है। देवभूमि के दंगल में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में नवीन प्रशाली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, शिषपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, सांची प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, आलोन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। शुरुआत कर लेंगे नवीन प्रशाली साहब के साथ में। हिरशल में पीएम मोदी की जनसभा हुई, संबोधन भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के आगमन से एक तरफ बहुत बड़ा फायदा तो, लेकिन कांग्रेसियों के सुर कुछ और क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेसियों के सुर के बात तो बाद में करूंगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के आगमन की पहले चर्चा अगर करूं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कल से ही कि प्रधानमंत्री जी का दौरा आज था, लेकिन सौगात कल ही पहुंच गई थी उत्तराखंड के लिए। हेमकुंड साहिब केदारनाथ रोपवे के रूप में जो पैसा दिया गया 2000 करोड़ से ऊपर की धनराशि, और वहां से लेकर आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंचे और वहां पर स्थानीय परिधान में जब उन्होंने फिर से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि वास्तव में उत्तराखंड जिस विकास की ऊंचाई को छू रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से, वो अपने आप में एक सराहनीय है और इस प्रदेश की जनता उससे भली भांति परिचित है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने की बात कही और उस पर कहा, तो हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आकर उस हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी वहां पर हैं और दोनों ही एक संदेश देते हैं उत्तराखंड के विकास के लिए। दूसरा, आप देखते हैं कि लेकिन कांग्रेस फिर भी जिस प्रकार से बयानबाजी कर भी तारीख में ही अटकी है। कांग्रेस हमें तारीख ही करती है। आज प्रधानमंत्री जी का आगमन भी हो गया, लेकिन कांग्रेस कह रही है वो तारीखों पर अटकी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी का दौरा इस प्रदेश के लिए एक नई ऊर्जा देने वाला होगा, और निश्चित तौर पर हमेशा जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं तो कुछ न कुछ सौगात हमेशा उत्तराखंड को मिली है, और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है, तो एक अच्छी बात है। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है, उससे वो भी अच्छी है। अगर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा दौरा उत्तराखंड का करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उनका स्नेह, प्रेम और विशेष लगाव अगर उत्तराखंड से है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कहते हैं कि उत्तराखंड धार्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, तो ये सब हमारे लिए गौरवान्वित करने वाले शब्द हैं, वाक्य हैं, और गौरव का क्षण है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूं। लेकिन अब विपक्ष का जहां तक सुर है, क्योंकि सुर तो उन्होंने देना ही है किसी रूप में, तो उनका जो रोना धोना है वो इस बात को लेकर है कि यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में काम कर रही है, राज्य के मुद्दों को एक एक करके उनका समाधान निकाल रही है, इसको देखते हुए प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट किया है, और आगे भी कई सालों तक ये सरकार रिपीट होने वाली है उत्तराखंड की देवतुल्य सत्ता के आशीर्वाद से, तो विपक्ष की चिंता गरिमा जी ये है कि कैसे हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि अगले 50 साल तक तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जी ठीक है, लौटेंगे। शिषपाल सिंह बिष्ट जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। सर, सुन लिया होगा आपने, प्रधानमंत्री के आगमन से अभी हम प्रवक्ता सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी की कह रही थी कि ठीक है, अच्छी बात है, प्रमोशन होगा, एक अच्छा मैसेज आएगा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ ना कुछ कमी जरूर नजर आई। ऐसा क्यों? देखिए गरिमा जी, देश के प्रधानमंत्री हैं और जब चाहे जिस प्रदेश में चाहे वो जाए, आते भी हैं हमेशा। और हम तो देवभूमि के लोग हैं, और देवभूमि का तो संस्कार ही है, अतिथि देवो भव में हम विश्वास करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के नाते राज्य की जनता की उनसे बहुत ज्यादा आशाएं और अपेक्षाएं हैं। लेकिन जब भी वो उत्तराखंड आए, उन्होंने उत्तराखंड की जनता
विकास करने का काम किया। यहाँ की जन भावना को उन्होंने जो है कभी समझने का प्रयास नहीं किया। पिछली बार जब वो आए थे तब अंकित भंडारी हत्याकांड पर पूरा प्रदेश आंदोलित था। दो संवेदना के शब्द सुनने के लिए पूरा देश और प्रदेश तरस गया। एक ट्वीट तक उनसे नहीं हो पाया। और इस बार भी आप देख लीजिए, उनके मंत्री ने जो आग इस प्रदेश में लगाई हुई है, जन भावनाएं जो है उद्वेलित हो रही हैं, सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से संवेदना के दो शब्द, आश्वासन के दो शब्द नहीं निकले। तो हमारा निराश होना जो है स्वाभाविक है। और प्रधानमंत्री के नाते हम चाहते थे कि राज्य के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा करे, क्योंकि हमारे जो है घरों में बेरोजगारों की फौज है। और उन्होंने कहा कि जो है ग्राम तापो पर्यटन को बढ़ाना चाहिए। अरे प्रदेश के बेरोजगार डिग्रियां हाथ में लेकर के घर में तो ताप रहे हैं जब उनके पास रोजगार नहीं है। घर में तो उनको डंडे, घर के लोग उनको घर में घुसने नहीं दे रहे। लगातार राज्य से जो है पलायन हो रहा है। तो जनता को आपने घाम तापने के भरोसे छोड़ा हुआ है, क्योंकि न रोजगार है, न उद्योग है, न विकास है। तो हमारे पास घाम तापने के अलावा विकल्प क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर उनके सलाहकार राज्य की वास्तविक स्थिति से, राज्य की समस्या से, राज्य की जन भावना से अवगत कराते, तो निश्चित तौर पर जो है वो सरकार के कान ऐंठने का काम करते। लेकिन जो सरकार जनता का अपमान करे, जो है जन भावना को ना समझे और फिर जो है धमकाने का काम करे कि जो भी जो है मंत्री के खिलाफ लिखेगा, सरकार के खिलाफ लिखेगा, हम उस पर जो है मुकदमा करेंगे, सलाखों में डाल देंगे। तो ये इस प्रदेश में हो रहा है। और इसीलिए जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे में भी आपने जिस तरीके से आंदोलन देखा, जनता का आक्रोश देखा, तो निश्चित तौर पर अगर इसकी अनदेखी होगी तो खामियाजा भी इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से देखिए, आप कह रहे कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के आने से पर्यटन बढ़ेगा, अच्छी बात है, तीर्थाटन बढ़ना चाहिए, पर्यटन बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार की जो नीतियां है वो तो लगातार जो है आंदोलन की राह पर चलने के लिए जो है हमारे तीर्थ पुरोहितों, हमारे हक हुकूमदारियों को मजबूर कर रही है। जिस तरीके से इन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन और डेस्टिनेशन का मामला लेकर के आए हैं, आप देख लीजिए। चारधाम महापंचायत है, होटल एसोसिएशन है, टैक्सी ऑनर्स एसोसिएशन है, सबके सब विरोध में सड़कों पर आ गए और महापंचायत की बात उन्होंने कही है। तो आप जब भी कोई नीति लाते हैं उसे प्रदेश हित में बताते हैं, लेकिन जो है आप हक हकूकदारियों से, उसके स्टेक होल्डरों से बात नहीं करते, उनको विश्वास में नहीं लेते। तो ये जो थोपने की राजनीति है ये अब इस प्रदेश में नहीं चलेगी। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वास्तव में उत्तराखंड को अपना दूसरा घर समझते, जैसा वो पहले कहते आए हैं, तो वो यहाँ की जनभावना को समझते, यहाँ के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करते। केवल बयानबाजी और भाषणबाजी से काम नहीं चलता है गरिमा जी, केवल जो है जुमलाबाजी से काम नहीं चलता है, धरातल से कुछ दिखाई देना चाहिए। आज केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे की जो मंजूरी मिली है वो सराहनीय है और बहुत समय से जो हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, 8 सालों से तो सरकार जो है अपनी उपलब्धियां उसको बता रही है, जाकर के केंद्र की मजबूरी मिली है इतने विलंब से। और कब नो मन फेल होगा, कब रास्ता ना चाहिए, तो भविष्य के गर्त में कि कब जो है उसका काम शुरू होगा और कब जो है हमारे श्रद्धालुओं को और स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन स्थानीय लोगों के हक हकूक तो इससे प्रभावित होंगे, उस पर भी होमवर्क किया गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जो है अगर आप स्थानीय लोगों के जो है जो सवाल हैं, अगर उनका समाधान किए बिना कोई भी योजना लाएंगे तो आपको बाद में उसका विरोध झेलना पड़ेगा। ठीक है, अभी ठीक है, क्योंकि जब ये चीज सामने आएगी तभी इस पर कह सकेंगे कि कितना होमवर्क किया गया। जी ठीक है, शिषपाल जी लौटेंगे और मेहमान हैं उनको भी चर्चा में जोड़ेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए रुकता है। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं और अरुण शर्मा जी हैं। शांति प्रसाद जी के साथ में इस बार चर्चा की शुरुआत करेंगे। शांति प्रसाद जी, क्या प्रधानमंत्री के आगमन पर कांग्रेस का विरोधी स्वर कहना ठीक लग रहा है आपको? देखिए गरिमा जी, कांग्रेस क्या कह रही है ये उनका अपना एक राजनीतिक तरीका है, मगर भारत के प्रधानमंत्री हैं, उत्तराखंड दौरे में आए हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबसे प्रिय
प्रदेश मेरा है उत्तराखंड, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये मेरी तपस्थली है। अब ऐसे में कुछ सवाल जनता उनसे जरूर पूछ रही है कि माननीय मोदी जी, जब आपके नाम से उत्तराखंड में वोट पड़ता है, सरकारें बनती हैं, आपकी ये तपस्थली है और आप अपने संबोधन में हमेशा दीदी भूलियों भी कहते हैं, मगर आपके मंत्री तो माँ बहन करते हैं। ये कैसा उत्तराखंड के प्रति आपका प्रेम है कि एक तरफ आप उत्तराखंड से प्रेम जताते हो, मगर जब एम्स में भर्ती घोटाला होता है तब आप कुछ नहीं बोलते हो। ये आपका कैसा उत्तराखंड से प्रेम है कि उत्तराखंड का पर्वतीय मूल का व्यक्ति सुरेंद्र नेगी सड़कों पे पिटता है, खूनम खून कर दिया जाता है, गुंडों की तरह आपका मंत्री मारता है, आप अपने मंत्री पे लगाम नहीं लगाते। जनता के अनसुलझे सवाल हैं, ये पूछ रही है कि आप बेटी बचाओ की बात करते हैं, अंकिता की हत्या होती है, आपकी पार्टी उसमें संलिप्त होती है, मगर आप उत्तराखंड का प्रेम उसमें नहीं बता पाते। ये कैसा प्यार है? आज उत्तराखंड का जो भोली जनता है वो ये पूछ रही है कि प्रेमचंद अग्रवाल लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा पीठ की सर्वोच्च नेता के सम्मुख गाली देता है और उसके बावजूद पूरी भारतीय जनता पार्टी उसे बचाने पे लगी है, कार्रवाई नहीं है। तो ये कैसा प्रेम है मोदी जी आपका? और ऐसे में आपके चाटुकार बोलते हैं कि उत्तराखंड में आकर आप यात्रा को बढ़ावा देंगे, तीर्थाटन को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर जब उत्तराखंड की जनता ये पूछती है कि जब आपके यहाँ तीर्थयात्री आते हैं इस आपके प्रिय प्रदेश के अंदर, तो आप रजिस्ट्रेशन के नाम से उनको क्यों प्रताड़ित करते हो? उत्तराखंड की जनता, जो पहाड़ की जनता, भोली जनता, वो ये पूछ रही है कि अनियंत्रित विकास के नाम पर जो ब्लास्टिंग हो रही है, 57 जो है मजदूर माना में दम गए, उस पर आप क्यों नहीं कहते कि भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का विकास किया जाए? अनियंत्रित विकास ठीक नहीं है। मोदी जी, पहाड़ की भोली जनता जो देश को कर्मचारी ईमानदार देती है और सैनिक ईमानदार देती है, आपने इस पेंशन प्रदेश में, इस कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र में पेंशन खत्म कर दी, अग्निवीर योजना लाकर सैनिकों की भर्ती खत्म कर दी। ये कैसा प्यार है उत्तराखंड के प्रति आपका? सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ के घर घर बेरोजगारी का आलम यह है कि 2 जून की रोटी पहाड़ के नौजवान के पास नहीं रही है, शादियां रुक गई उत्तराखंड में लड़कों की। ऐसे में मोदी जी, आपका प्यार से उत्तराखंड को कोई लाभ होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? क्या कारण है? कर्ज में डूबता उत्तराखंड और उदासी में आता उत्तराखंड। 5 लाख 10 साल में लोग उत्तराखंड के मूल निवासी यहाँ जो है पलायन कर गए और राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है। ये जो संतुलन बिगड़ रहा है पहाड़ियों का, इस पर आपका प्यार क्यों नहीं उमड़ रहा है? क्यों नहीं आप ऐसी नीति और योजनाएं बनाती जिससे उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहती? 10-12 साल से ज्यादा आपकी भी सरकार को हो गया, राजधानी का पता नहीं है। टैक्सी ड्राइवर जो गाड़ी बैंक से लोन ले रहे हैं वो किस्त नहीं भर पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि कम से कम उत्तराखंड के अंदर हिल कैटल की गाड़ियों को तो अनुमति दीजिए, ये दिल्ली बंबई के लोग सीधा बाहर से बिजनेस कर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मोदी जी, आपका उत्तराखंड के प्रति प्यार बताना, कहना कि मेरी तपस्थली है, अगर ये तपस्थली इसी तरीके से बर्बाद होगी तो क्या समझा जाए? ये आपका प्यार है या उत्तराखंड के साथ सिर्फ ढोंग है? अगर ढोंग है तो इसकी सच्चाई आप अपने उद्घोषण में भी बता दें कि प्रेमचंद पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पे आंदोलन कर रहा है कि हम अपने उत्तराखंड की बेटियों का जो है बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन में गालीबाज मंत्री को उत्तराखंड के अंदर नहीं देखना चाहते, मगर आप जिस तरीके से उसके ऊपर आराम से हाथ रखे हुए हो और आप बड़ी ईमानदारी के साथ पब्लिक के बीच में कह रहे हो कि धामी जी बहुत अच्छे हैं, तो माना जा सकता है कि आपके नाम से जब हमारी सरकार बन रही है उत्तराखंड में, तो फिर आप ही गाली दिलवा रहे हो पहाड़ियों को। और आप सरेआम धामी जी की पीठ जिस तरीके से थपथपा रहे हो, तो यह माना जा सकता है कि आपको गालीबाज भी प्रिय हैं और धामी जैसे व्यक्ति जो कार्रवाई नहीं कर रहे, राज्य को कर्ज में डुबा रहे हैं, योजनाओं के नाम पे घोटाले कर रहे हैं, भर्तियों के नाम पे घोटाले कर रहे हैं, ये आपको प्रिय हैं। तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि आपको ना तो उत्तराखंड से प्यार है, आपको प्यार गुजरातियों से है जो यहाँ ठेकेदारी के रूप में उत्तराखंड के ठेकेदारों का रोजगार छीन रहे हैं, आपको प्यार उन उद्योगपतियों से है
जिनके पैसों से आप उत्तराखंड की वोटों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अभी आप ही के प्रवक्ता ने कहा है कि हेमकुंड साहब के अंदर हमने जो है एक रोपवे की योजना जो है स्वीकृत कर दी। हम यही तो उत्तराखंड के लोग बोल रहे हैं कि जब पर्वतीय क्षेत्र में खांसी जोर से बोलने पर भी प्रतिबंध है, भूगर्भ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अनियंत्रित विकास पहाड़ के लिए घातक है, ये जोन 5 के पहाड़ है, यदि इसी तरीके से विकास होगा तो मानव जाति के लिए पानी खत्म हो जाएगा, आने वाला युद्ध पानी का होगा। तो मोदी जी आप बता दीजिए, आपकी तपस्थली में यहाँ के आप कर्मचारी, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के स्थानीय बड़े परेशान हैं और आप कह रहे हो कि मुझे उत्तराखंड से प्यार है। तो मोदी जी हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं, क्या उत्तराखंडियों को पीटने के लिए आपको प्यार है? उत्तराखंडियों के रोजगार को छीनने के लिए आपको प्यार है? गुजरातियों को पनपाने के लिए आप उत्तराखंड को प्यार कर रहे हो? आपको तो बताना पड़ेगा कि आज तक कभी यात्राओं में पंजीकरण के नाम से बाधा नहीं पहुंचाई थी। आपने तो पहाड़ के व्यापारियों को भी खत्म करने की योजना बना दी। पंजीकरण होते नहीं है, यात्री देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से वापस चले जाते हैं और उसके बाद उत्तराखंड का जो व्यापारी कर्ज लेके दुकान चला रहा होता है उसका धंधा चौपट हो जाता है। तो मोदी जी आपका जो ये दोहरा चेहरा है, हम उत्तराखंड प्रांतदल के नेता होने के नाते आपसे अपील करते हैं कि आप इसमें जो कोहरापन बना हुआ है इसे साफ कीजिए और आप साबित कीजिए कि आपको उत्तराखंड से प्यार है। तो पलायन रोकने के लिए राजधानी से लेकर पहाड़ में विकास की योजनाओं को कैसे वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हो, ये आप हमको बता दीजिए, वरना ये समझा जा सकता है कि आपकी करनी और कथनी में अंतर है। आप जुमलेबाजों के सरदार हैं और यहाँ आपके जुमलेबाज जितने भी हैं ये उत्तराखंडियत को कलंकित कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। और मोदी जी आपकी यात्रा से ये साबित हो गया है, अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये पूंजीपतियों की पार्टी है और आप पूंजीपतियों को पनपाने के लिए प्रदेश के हर राज्य के अंदर जाकर गुजरातियों को पनपाने के लिए आप यहाँ झूठ बोलते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड के अंदर जो आक्रोश आपके खिलाफ खड़ा हुआ है उस पर आपका एक शब्द ना बोलना यह बताता है कि आपकी करनी और कथनी के अलावा आपका चेहरा भी दोहरा है। आने वाले समय में इसका जवाब जरूर उत्तराखंड की जनता देगी। जनता सड़कों पर आंदोलित है केवल इस बात के लिए कि बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है और सरेआम गालियां पड़ रही हैं, ये स्वीकार्य नहीं। जी गरिमा जी। ठीक है सर। अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरुण जी, मुद्दे बहुत बड़े थे। अभी शीशपाल जी माफ कीजिएगा, शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं कि उन मुद्दों को लेकर कुछ बोला नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, सभी दलों के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस उद्देश्य से उत्तराखंड आगमन हुआ वो एक अलग उद्देश्य था। तो क्या उस दौरे के दौरान इन सारी चीजों पर प्रधानमंत्री की ओर से किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी या बात की उम्मीद करना ठीक है? गरिमा, हमेशा होता यह है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को पूरे विश्व के पटल पर एक ब्रांड के रूप में तो स्थापित किया, और खासकर जो सीमांत गांव है, चाहे आप पहले देख लीजिए केदारनाथ की यात्रा हो या बद्रीनाथ में माणा की यात्रा हो, उसके बाद कैलाश मानसरोवर के लिए गुंजी की यात्रा हो, और अब मुखबा की यात्रा और हर्सिल की यात्रा, ये देखिए सीमांत गांव, और इनकी यात्राओं ने इन जगह पे पर्यटन को बूम दिया है, बहुत बढ़ावा दिया है। आप खुद देख लीजिए, पिछले सालों के अगर हम आंकड़े लगाएं तो जो बद्रीनाथ और गंगोत्री की यात्रा सुगम है, जहां गाड़ी जाती है एंड तक, वहां कम लोग जा रहे हैं, और जो सबसे टफ यात्रा है केदारनाथ की, वहां ज्यादा यात्री जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? केदारनाथ में शंकराचार्य का स्थान भी उन्होंने बनाया, ध्यान की गुफाएं भी बनाई है, और स्थिति यह है कि उन गुफाओं में वेटिंग चलती है। निश्चित तौर पर हमारे राज्य में बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी हमें उम्मीद होगी, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर बड़ी चीजों की उम्मीद पालनी चाहिए, छोटी चीजों की उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। और बड़ी चीजों की उम्मीद जो राज्य सरकार ने उनसे अनुरोध किया था, केदारनाथ रोपवे का या गौरीकुंड रोपवे का, और नवीन भाई 2000 करोड़ कह रहे थे, 6800 करोड़ से ऊपर की परियोजना है ये दोनों। 6800 करोड़ कम नहीं होती। उससे पहले आप देख लीजिए, चारधाम ऑल वेदर रोड है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। देखिए, बड़ी चीजें हमें उम्मीद करनी चाहिए प्रधानमंत्री
जैसे व्यक्तित्व से। छोटी चीजें हमारे स्थानीय स्तर पर लड़ झगड़ के भी निमट लेंगे, यूकेडी वाले भी लड़ लेंगे, कांग्रेस वाले भी लड़ लेंगे, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं जिनसे भविष्य में इस राज्य की उन्नति होगी, इस राज्य की प्रगति होगी, इस राज्य के विकास को पंख लगेंगे, हमें वो उम्मीद करनी चाहिए प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व। अब हम बहुत छोटी छोटी निश्चित तौर पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो विधानसभा में बोला, निश्चित तौर पर वो आक्रोश है, और उस आक्रोश की परिणति थी कि आज गैरसैंण में एक उत्तराखंडियत के नाम पर एक इकट्ठा हुआ हुजूम, और उसने मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। अच्छी बात है, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, बहुत सारी अच्छी लगती है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें मिली है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। अगर वरना किसी कोरिया जैसे देश में हम होते तो क्या उसके वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ बोलने की हिम्मत होती किसी की, जो तोप के आगे आदमी को बांध के उड़ा देता है? क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, इसलिए आज हम अच्छाई और बुराई की बात कर रहे हैं। उम्मीदें हैं और उम्मीदें होनी भी चाहिए, और उस आदमी से ज्यादा उम्मीद होनी चाहिए जो उत्तराखंड को अपना दूसरा घर बता रहा है, और वो धीरे धीरे उम्मीदें पूरी भी होंगी। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो सने सने अपने टाइम पर पूरी हो रही है। निश्चित तौर पर माना का हादसा एक दुखदाई घटना थी, वो चली गई, वो 8 लोग मरे, और मैं तो अभी बाइट देख रहा था, प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी दुख व्यक्त किया। वो जो 8 लोग अचानक वो एवलांच से काल के गाल में समा गए, उसके ऊपर भी दुख व्यक्त किया है। तो ये उनकी अभिव्यक्ति है, और निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने, देखिए उत्तराखंड की सरकार ने बहुत पहले से शीतकालीन यात्राओं की बात हो रही थी। तिवारी जी ने तो ये तक कह दिया था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री चारों धाम पूरे साल खोल दो, लेकिन तीर्थ पुरोहित ने विरोध किया कि जो परंपरा है उसका पालन करना चाहिए, वो नहीं हो पाई। इसलिए कई सरकारें शीतकालीन यात्रा की बात करती रही, लेकिन विधिवत शुरू नहीं। और अब हमारी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए अगर प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड आते हैं तो ये उत्तराखंडियों के लिए बड़ी बात है, उत्तराखंड के लिए बड़ी बात है। इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत सारी चीजें नेगेटिव होने से वो चीजें बिगड़ती हैं। और अब देखिए प्रधानमंत्री आए, देख लीजिए कि अब अप्रैल में जब हमारी 4 धाम यात्रा विधिवत शुरू होगी, तब तक कितने यात्री इन शीतकालीन स्थलों पर आते हैं वो देख लीजिए, वो आंकलन लग जाएगा। भविष्य में योजनाएं बन जाएंगी, अगले साल के लिए शीतकालीन यात्राओं के लिए क्या क्या तैयारी करनी, ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। क्योंकि जब तक चीजें होती नहीं, कमियां पता नहीं लगती। अब इस बार यात्रा शुरू होगी तो कमियां भी पता लगेगी, क्योंकि मार्च आज 6 तारीख है, 30 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने, 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने, 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने। तो ये जो 1.5 महीने का वक्त है, इसमें चीजें बहुत सारी सामने आ जाएंगी। कितने लोग आते हैं या मोदी की यात्रा का कितना इंपैक्ट इस शीतकालीन यात्रा में पड़ता है, ये सामने आ जाएंगे। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से नवीन जी लगातार बने हुए हैं। नवीन जी, थोड़े ही दिनों में सब सच सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री का आगमन एक चीज को बढ़ावा देने के लिए हुआ, जिस तरीके से वो उत्तराखंड आते रहते हैं, उनके प्रिय प्रदेशों में से है, लेकिन फिलहाल जो ये नई यात्रा शुरू हुई है उसके लिहाज से वो पहुंचे। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री के आगमन से एक नया उत्साह भक्तों में आएगा, और जो ग्रीष्मकालीन यात्रा की शुरुआत हो रही है इसमें भी बड़ा बढ़ावा देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे फायदा उत्तराखंड वासियों को बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है? जी गरिमा जी, निश्चित तौर पर जो आज प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि घाम तापो, जो यात्रा की बात कही, जिसका पहाड़ी अनुवाद अगर कहें तो धूप सेकने के लिए अच्छा है, रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है, और देवी दर्शन के लिए भी अच्छा है, देव दर्शन के लिए, और यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी सही है। सारी बातों का उन्होंने समावेश किया, और अरुण जी ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि प्रधानमंत्री जी आए हैं तो एक बड़ी उम्मीद के साथ हमें करना चाहिए,
और एक बड़ी योजना की उन्होंने बात की कि 6800 करोड़ की परियोजना है। मैंने उसमें बताया कि 2000 करोड़ तक वो जो रिलीज हो रही है राशि, उसकी बात कही। तो बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री जी के आने पर यहाँ पर हुई हैं और उसका लाभ सीधे तौर पर उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की आर्थिकी को मिलने वाला है। और जिस प्रकार से ये यात्रा चलेगी, और अरुण जी ने ये भी कहा कि शीतकालीन यात्रा के अनाउंसमेंट के बाद कितने लोग यहाँ पर आते हैं, उसी से एक देखा जाएगा, इसकी परख हो जाएगी कि इससे फायदा हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। आप देखना इसके बाद अगर आज की शाम की खबर या कभी होगी तो उसके बाद फुटफॉल उस जगह पर जहां मां गंगा का जो शीतकालीन स्थल है उसका फुटफॉल ही आपको बता देगा कि कितने लोगों ने सर्च किया शाम तक या कल तक। तो ये सारी चीजें हैं, जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो लोग उसको सर्च करते हैं, उस जगह पर कैसी है, क्या है। और केदारनाथ का उदाहरण दिया था कि जो सुगम क्षेत्र है गंगोत्री और बद्रीनाथ, उससे भी ज्यादा यात्री जो हैं केदारनाथ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के ही एक प्रकार से जो उन्होंने इसकी ब्रांडिंग की है, इसका जो प्रचार प्रसार किया है, उससे ये साबित हुआ है। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के प्रति उनका जो प्रेम है, वो प्रेम एक अद्भुत प्रेम है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मेरा दूसरा घर है, तपस्थली रही है। और जो संघर्ष के दौरान जब वो पहले थे तो उस दौरान यहाँ पर काफी आध्यात्मिक ऊर्जा उन्होंने ली है। और आज निस्संदेह दुनिया के बड़े लीडर हैं। और अगर किसी को अगर आज उम्मीद है पूरे विश्व में, विश्व शांति की बात होती है, चाहे विश्व की प्रगति की बात होती है, तो उसमें मोदी जी का नाम अग्रणी लिया जाता है। और वास्तव में आज एक विश्व नेता हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का आगमन बार बार अगर उत्तराखंड में होता है तो हम उत्तराखंडियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, गर्व का विषय है। इसका फायदा हमारी सरकार को भी मिलेगा, हमारी पार्टी को भी मिलेगा, हमारी प्रदेश की देवतुल्य जनता को भी मिलेगा। गरिमा जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। शीशपाल जी, प्रदेश हित में भी सोचिए, बड़ा फायदा होगा जैसा कि बाकी के लोग कह रहे हैं, और एक नई शुरुआत हुई है, थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए। नहीं लगता कि बहुत पहले से हम किसी निष्कर्ष पर जा रहे हैं? अगर ये यात्रा सफलतापूर्वक शुरू हो जाती है तो उत्तराखंड निवासियों के, खासतौर पर उस मार्ग में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। अनम्यूट सर, पहले अनम्यूट कीजिए। शिशपाल जी अनम्यूट कीजिए। देखिए गरिमा जी, जब से हमारे 4 धाम है तभी से शीतकालीन यात्रा भी है। जहां शीतकालीन पड़ाव पर हमारे इष्ट विराजमान रहते हैं, वहां पर लोग दर्शनों के लिए जाते हैं, आते हैं। हरीश रावत जी की सरकार में भी शीतकालीन यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने बाद में उसको जो है आगे नहीं बढ़ाया। तब जाकर के परम पूज्य ने, जो हमारे शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने 2 साल से बेड़ा उठाया। इस बार सरकार भी इसमें कूदी है, अच्छी बात है। क्योंकि 4 धाम यात्रा अगर व्यवस्थित तरीके से शीतकाल में भी चलती है तो उसका लाभ प्रदेश को मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं दिखाई दी। केवल जो है आप जो है अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, और जो उसके स्टेक होल्डर हैं, जो हक हुकूमदारी है, उनकी समस्याओं को अगर नहीं सुनेंगे, उनकी पीड़ा को नहीं छोड़ेंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा कि अभी आप देख लीजिए, ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए 4 धाम महापंचायत, हमारे जो टैक्सी एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, उन्होंने विरोध की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो ये डेस्टिनेशन वाले नया प्रावधान लेकर के आएंगे कि यात्री को रजिस्ट्रेशन के वक्त बताना पड़ेगा कि वो कहां पर रुकेगा, कहां खाएगा। आप ऐसे कैसे उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं भाई? तो इससे निश्चित तौर पर जो है पिछली बार की तरह इस बार भी 4 धाम यात्रा प्रभावित होगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार 4 धाम यात्रा चलाने के लिए गंभीर है, और वो मुझे लगता है कि जो है डाइवर्ट करना चाहती है यात्रा। ये लोगों की आशंकाएं भी है, तो उनसे बातचीत करके उनकी जो आशंकाएं, उनका समाधान सरकार को करना चाहिए। और लोकतंत्र में निश्चित तौर पर बातचीत एक उचित माध्यम है। अभी जो राज्य की जनता सड़कों पर आक्रोशित है, उनसे डायलॉग क्यों नहीं कर रही है सरकार? भाई अगर उनकी समस्या का समाधान कर दे, उनकी जो भावनाएं हैं उस पर अगर सरकार मरहम लगा दे, मंत्री को अगर मंत्रिमंडल से हटा दे, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन प्रचंड बहुमत का नासा है, अहंकार है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो है 4 धामों की ब्रांडिंग हुई है। अरे भाई, हमारे तो आज ब्रांड एम्बेसडर 4 धामों के आज ही परम पूज्य शंकराचार्य जी रहे हैं। उन्होंने 4 धामों की स्थापना की है, और वैदिक काल से आप देख लीजिए कि 4 धामों की महिमा है। वहां तो जो है देश विदेश के कोने कोने से जो है श्रद्धालु हमेशा आते रहते हैं। हाँ, वो जो है जिस तरीके से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन सरकार जो है व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से 4 धाम यात्रा के दौरान हमने स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव देखा,
श्रद्धालुओं को बिना दर्शन के वापस लौटते हुए देखा। तो उससे सबक लेकर के अगर व्यवस्थाएं सुधरती हैं, इस बार अगर यात्रा व्यवस्थित चलती तो हमसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से जो राज्य की जनता को आशा और अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। अगर हम रोपवे की मंजूरी को कह दें कि बड़ी उपलब्धि है, तो भाई रोपवे का प्रोजेक्ट तो बहुत पहले से प्रस्तावित था और कब से लंबित था। आपने लटका क्यों? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप शिषपाल जी, सारी ही चीजें प्रस्तावित थी और सारी कांग्रेस की देन है। ठीक है शिषपाल सारे ही आपकी देन है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जरूर ये हो गया कि आप तारीफ तो नहीं कर सकते, आप ईर्ष्या भरी है कांग्रेस के अंदर। ठीक है, नहीं देखिए प्रधानमंत्री का अगर आगमन हो रहा है तो इसमें नहीं नवीन जी प्लीज, ईर्ष्या जैसी बात नहीं है। अगर विपक्षी या आपके राजनीतिक विरोधी अगर कोई बात कह रहे हैं तो उस चीज को भी कम से कम समझना चाहिए। इस प्रदेश का जो विकास हुआ कांग्रेस की सरकार में हुआ। बिष्ट जी कुछ भी कह, ठीक है शिषपाल जी शांत हो जाइए। नवीन जी प्लीज शांत हो जाइए। के अंदर कोड़ लग चुका है। ठीक है सर, नवीन जी हो गया, वक्त कम है, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करना है। ठीक है शिषपाल जी, शुक्रिया आपका, प्लीज शुक्रिया। बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धार्मिक और शीतकालीन यात्रा को लेकर शुरुआत, विधानसभा में पहाड़ियों पर जो बयानबाजी हुई उसको लेकर भी कांग्रेसी लगातार अहम बातें कह रहे थे कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर कुछ बोला क्यों नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, अहम जानकारी के लिए शुक्रिया। देवभूमि के दंगल में तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।